नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला चैप्टर है जैव विकास। तो प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कब हुई थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ था? 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था पृथ्वी पर जीव का उद्गम। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था? तो इसमें शामिल था CH4, NH3 और CO2। कौन सी गैस प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? ऑक्सीजन। आधि वायुमंडल क्यों कम हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में कमी के कारण। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल। जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत सबसे आधुनिक सिद्धांत है जीवन की उत्पत्ति का। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो AI ऑपेरियन ने रासायनिक उद्विकास सिद्धांत दिया था। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपेरियन। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लैमार्क 1809 ईस्वी में। लैमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है? लैमार्कवाद कहलाता है। लैमार्कवाद किस पर आधारित है? बड़े होने की प्रवृत्ति पर, वातावरण का सीधा प्रभाव पर, अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव पर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसे कहा जाता है? लैमार्कवाद को कहा जाता है। लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक। तो फिलोसफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? लैमार्क की पुस्तक है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने 1809 ईस्वी में। कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने 1859 ईस्वी में। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किस पर आधारित था? जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, योग्यता की अतिजीविता अथवा प्राकृतिक चयन।
डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आधारित है। प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन कहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने अपना प्रयोग किस पर किया था? सांध प्रिमरोज अर्थात आइनोथोरेरा लैमार्किआना पर प्रयोग किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किस जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है क्या कहलाता है? उत्परिवर्तित कहलाता है। वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? उत्परिवर्तन। विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? जीवाश्म। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, किसके परिणाम स्वरूप यह नई प्रजातियों का गठन होता है? क्रमागत उन्नति के द्वारा। किसे पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? यूग्लिना को। किसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है? नियोपिलाइना को। किसे सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? आर्कियोटेक्टिक्स को। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी को हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। किसे सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच की कड़ी माना जाता है? एकिडना तथा प्लेटिपस को। सरीसृप और स्तनियों के बीच की कड़ी माना जाता है एकिडना और प्लेटिपस को। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है? प्लेटिपस। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना क्यों अधिक है? द्विवर्ण अणुओं के विभाजन के कारण। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल क्या है? समरूप अंग। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं?
समजात अंग कहलाते हैं। किस युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फूले फले? मेसोजोइक युग में डायनासोर फले फूले। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो क्रिस्टेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। मैमथ किसके पूर्वज थे? हाथी के। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किस महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है? नूतन जीवी को। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कहां से विकसित हुए हैं? अफ्रीका से। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता कहां से लगाया जा सकता है? अफ्रीका से। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्न मनुष्य। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का क्या अर्थ है? बुद्धिमान आदिम। शब्द डेनिसोवन कभी-कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक आदि मानव जाति स्पीशीज सैपियंस की समकालीन मानव प्रजाति थी, जिसे शब्द डेनिसोवन समाचार पत्रों के माध्यम से संदर्भ में आता है। वर्ष 2015 में किस होमो जीनस की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार, केद सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमन साइड, दक्षिण अफ्रीका के दिनाल्डी चैम्बर में की गई थी? होमो नलेडी। चैप्टर 2 जीव विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 2, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं हैं? अनेक। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जीवित व मृत जंतुओं का। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी रचना है? अरस्तु की। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतुओं का। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकी। जीव की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। मानव जैसी प्रजाति जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी।
हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता और विचरण का। विज्ञान की किस भाषा में आनुवंशिकता, जेनेटिक, अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? यूजेनिक्स में। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? एंड्रोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में यकृत के उपचार का अध्ययन करते हैं। कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का उपचार का अध्ययन करते हैं। कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है? तो किडनी का अध्ययन वृक्क विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जानवरों के अनेक पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी पैरों से संबंधित है। स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ओनोरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी। अनिर्थोफिली पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? पक्षी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनिर्थोलॉजी। सौरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? छिपकली का। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है? हेर्पेटोलॉजी। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। सर्पों के विषय का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। जहर का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी कहते हैं, जिसमें वृद्धावस्था काल प्रभावन के विषय का अध्ययन करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोग्राफी। मानक सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को
क्या कहते हैं? इथोलॉजी। नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथिक्स। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनांकीकी। बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों का समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है और इसके उद्देश्य हैं। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणु, बीजागुणों और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पॉलिनोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम का अभाव बायोफाइट में पाया जाता है। बायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम का अभाव। किसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं? टेरिडोफाइटा में। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुदभूमि कहते हैं। किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं? एपीफाइटस वर्ग के। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठकीय पौधों का। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। पैडोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। माइक्रो माइक्रोबोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने प्रथम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा उनके विवरण। वर्गीकी। वर्गीकी में जीवों का वैज्ञानिक ढंग से
वर्गीकरण है। जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन है। बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन है। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है। मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थियों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रुधिर या रक्त का अध्ययन। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन करते हैं। बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। लिथोट्रिप्सी में किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय को थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में पादपों और जंतुओं के बाह्य आकारिकी संरचना का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्यविधियों का अध्ययन करते हैं। एक्थियोलॉजी में मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एंड्रोलॉजी में पुरुषों के स्वास्थ्य, बांझपन या यौन रोग का अध्ययन करते हैं। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करते हैं। स्टाकोलॉजी में कैफ्रीज का अध्ययन करते हैं। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन करते हैं। हिपेटोलॉजी में यकृत, पित्ताशय की थैली, अग्नाशय के साथ साथ उसके विकारों का अध्ययन करते हैं। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन करते हैं। जेरिएटिक्स में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। अर्कनोलॉजी में मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन करते हैं। सैरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में सजीव जानवरों के अनेक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। क्रैनियोलॉजी में मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन करते हैं। चीरोपोडी में शरीर के पैरों के विकारों का अध्ययन करते हैं। शरीर के पैरों के विकार और उसके निदानों का अध्ययन करते हैं। ओनोरियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। मोलेकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का
अध्ययन करते हैं। मिरमैकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की या मछली की संरचना तथा कार्यकी का अध्ययन करते हैं। सर्पेटोलॉजी में सर्पों या सांपों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरणों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पेलियो बायोलॉजी जीवाश्म जंतु या पादप का अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में पादपों का अध्ययन करते हैं। पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोजस, क्यूकस का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में पादपों और जंतुओं के बाह्य आकारिकी संरचना का अध्ययन करते हैं। फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन करते हैं। फाइटोमॉर्फोलॉजी में पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं। भ्रूण विज्ञान में निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। फाइटोपैथोलॉजी में पौधों के रोग और उनके बचाव का अध्ययन करते हैं। एग्रोबायोलॉजी में कृषि और पौधे का पोषण एवं जीवन का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी में वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोकोलॉजी में औषधियों, जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में काष्ठीय पौधे का अध्ययन करते हैं। कार्योलॉजी में फलों और बीजों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलदार फसलों का अध्ययन करते हैं। एडाफोलॉजी में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। शाखा और उनके जनक। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस है। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रीज है। जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो डी विंसी है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। सूजन नीति की जनक फ्रांसीसी गाल्टन है।
पादप कारिकी के जनक स्टीफन हेल्स है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन वेयर है। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक जी क्यूबियर है। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक है। कवक विज्ञान के जनक माइक केली है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक ई.जे. बुटलर है। भारतीय जीवाश्म वनस्पति के जनक बीरबल साहनी है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक आर.एस. कश्यप हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर. मिश्रा हैं। खेती और पशुपालन, फलों, फूलों, सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फल, फूल और सब्जियों की कृषि को बागवानी कहते हैं। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरेलिकल्चर कहते हैं। वर्टिकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? अर्थवर्म। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती क्या कहा जाता है? फल कृषि विज्ञान। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। भाषा की संरचना एवं विकास इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। प्रतिमाओं, चित्रकलाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी कहलाता है। संवर्धन खेती पालन की प्रमुख विधियां और उनके उत्पाद। एग्रीकल्चर में फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान है। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती होती है। पोमोलॉजी में फलों की खेती होती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। बेजिकल्चर में सब्जियों पौधे की कृषि, जड़ वाले फसलों कृषि की खेती होती है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि होती है। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन होता है। हार्टिकल्चर में फलों, फूलों, सब्जी, मसालों की खेती होती है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पाला जाता है। मोरीकल्चर में शहतूत की खेती होती है। एपीकल्चर में शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन होती है। एवी कल्चर में पक्षी पालन होती है। वर्मी कल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। सिटी कल्चर में खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन होता है। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। एरोपोनिक्स में हवा में खेती पादप संवर्धन होता है। एवी कल्चर में पक्षी पालन होता है। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन होता है। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि होती है। ओलिकल्चर में जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार होता है। पीसीकल्चर में मछली पालन होता है। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का संवर्धन, जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन होता है। ओस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन होता है। हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन होता है।
मेरी कल्चर में मानव मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन होता है। एल्गा कल्चर में शैवालों की कृषि होती है। एल्गा कल्चर में शैवालों की कृषि। स्पॉन्जी कल्चर में स्पंज संवर्धन होता है।